हिमाचल की राजनीति में इसके निर्माण के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की राजनीति में भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि बीइंग अ पहाड़ी स्टेट शुरू से ही हमें स्टेट लेड डेवलपमेंट पे रहना पड़ा। पास्ट में कोई बड़ी इंडस्ट्रियलाइज लेगेसी नहीं थी, हालांकि हॉर्टिकल्चर डेवलप हुआ, पर उसके साथ साथ हमें वेलफेयर स्टेट के लिए और दूसरे कार्यों के लिए, एसेंशियल कार्यों के लिए कर्मचारियों की एक फ़ौज खड़ी करनी पड़ी, बहुत से डिपार्टमेंट्स खड़े करने पड़े। और जब 66 में पंजाब से कांगड़ा और कुल्लू और लाहौल स्पीति आके जुड़े, उसके बाद भी एनजीओज़ ने, नॉन गजटेड ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े तगड़े आंदोलन किए ताकि पे की जो एनोमली थी वो ख़त्म हो और सबको समान पे मिले। तो राज्य के पुनर्गठन के साथ ही कर्मचारी राजनीति और सशक्त हुई थी। और शांता कुमार जी ने स्ट्राइक के कल्चर का विरोध करने के लिए नो पे नो वर्क लगाया और उसको रोका। पर यह भी सच है कि शांता कुमार जी के राजनीतिक जीवन की बलिदान हो गया स्टेट में। उसके बाद कभी भी उनका राजनीतिक जीवन राजनीति में आगे हिमाचल में बढ़ नहीं सका। और पिछली जयराम सरकार ने भी हेड ऑन लिया कर्मचारी पेंशन आंदोलन को, एनपीएस के आंदोलन का सामना किया, परंतु काफ़ी क्लोज कॉल के बाद भी जयराम सरकार हार गई। और उसके हारने में कर्मचारियों का रोष, कर्मचारियों पर जो डंडे बरसाए गए शिमला में, वो एक भूमिका रही, नो डाउट। अब वर्तमान सरकार ने आते ही ओपीएस की घोषणा की, जो कि कर्मचारियों का सपना था और एक पॉजिटिव मैसेज कर्मचारियों को इससे मिला। पर हुआ ये है कि बहुत समय से कर्मचारियों के बीच की जो एसोसिएशन थी उसके दो फाड़ हो चुके हैं। कर्मचारी महासंघ उसे कहते हैं, और इसमें क्लास 1 ऑफिसर्स को मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग निकाल रहा हूँ। तो उसके डिवाइड एंड रूल चलता रहा, डिवाइड वो खुद भी करते रहे। थोड़ी सैलरीज भी अच्छी होगी तो कर्मचारी उतने सीरियस भी नहीं थे अपने हित के लड़ने के लिए। पर जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट आया, उसके बाद जो पेंशन इम्पोज हुई, नई पेंशन, इसकी वजह से एनपीएस ग्रुप एक बना जो पेंशन के लिए लड़ता है। जयराम सरकार को भी डिस्क्लोज होती है और फिर पेंशन बहाल होती है। अब उस एनपीएस ग्रुप के ही जो लीडर थे, मंडी के, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मंडी जिला से संबंध रखते हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं शायद, उनको, वो एक धड़े के प्रधान बन चुके हैं कर्मचारी महासंघ के, और दूसरे के प्रधान त्रिलोक जी हैं। तो दो धड़े बटे हैं। पर इस सब में जो सचिवालय के कर्मचारी और उनके नेता संजीव शर्मा जी ने जो 3-4 दिन पहले जो स्पीच दी, 3-4 इंटरव्यू दिए, और उसमें जिस तरह से उन्होंने कर्मचारियों का रोष व्यक्त किया, चाहे वो सचिवालय का कहें हम उनको आज, पर सच्ची बात यह है कि उन्होंने हिमाचल में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में कर्मचारी काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों के दिल की बात छुई। और जो एनजीओ फेडरेशन जो पहले एक छत्र राज करती थी कर्मचारियों के दिलों में, उसके बंटवारे के कारण और उसके लीडरों के स्वार्थी होने के कारण एक इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सत्ता में जो भी आता उसके पक्ष में झुक जाते हैं। ये इल्ज़ाम लगने के कारण और कड़वी बात वो कर नहीं पाते हैं। आगे पिछली सरकार में भी देखें तो एनपीएस ग्रुप ने मेन स्टैंड लिया, एनजीओ फ्लिप फ्लॉप करती रही। इस बार अब जो ये बात सचिवालय के कर्मचारियों ने उठाई, डीए भत्ते की और एरियर की, ये कर्मचारियों के दिल में छू गए। हालांकि बहुत से फील्ड के कर्मचारी खुल के नहीं आ रहे, टीचर वर्ग खुल के नहीं आ रहे, पर कहीं ना कहीं जो बात उन्होंने उठाई है शर्मा जी ने, वो लोगों के दिल में छू गई।
हो सकता है कई कर्मचारी ट्रांसफ़र की वजह से या दूसरे डरों की वजह से खुल के नहीं आ रहे हैं, पर नंदनलेस एक सेंटिमेंट तो तैयार हो रहा है जो गवर्नमेंट का जो कर्मचारी प्लस इमेज थी उसके खिलाफ जा रही, क्योंकि बहुत समय से कर्मचारियों के डीए और एरियर कई मांगे नहीं दी गई। ऊपर से गवर्नमेंट जो है रैशनलाइजेशन पे आ रही है, कई और मुद्दों पे स्ट्रिक्ट हो रही है। चलो वो भी उन गवर्नमेंट का हक है। तो संजीव शर्मा जी ने जो बातें उठाई वो बड़ी भयंकर है, और वो सिर्फ कर्मचारियों की नहीं है। अगर देखा जाए तो जो स्टेट की जो मैनेजमेंट है उस पर ही प्रश्न उठाया उन्होंने, और उसका कारण यह है कि वो सेक्रेट में रहते हैं, वहाँ पर उन्हें बहुत इन्फॉर्मेशन का पता है जो कि आम नागरिक को पता नहीं। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए अपने भाषणों में कि कैसे पहले के जो चीफ सेक्रेटरी थे स्टीम कार में चलते थे और ग्रेजुअली आज देखिए 50-50 लाख की कारों में वो घूमते हैं। इसी तरह से मंत्रियों के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं वो किस तरह से पहले सिंपल कारें मिलती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलता था, उसके बाद जो है फॉर्चूनर मिल गई और अब और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल गई। अब जो सचिव हैं या मंत्री हैं 5-5 गाड़ियाँ घुमाते हैं, पूरा केबल केड है। उसके अतिरिक्त जो मंत्री नहीं बने उनके जो एक्स्ट्रा कई चेयरमैन और वो बना के रखे हैं, उन्हें कितना एक्स्ट्रा खर्चा उनके ऊपर होता है, पूरी बातें उन्होंने विस्तार से बताई। तो जब लीडरशिप नेतागण ऊपर से स्टेट को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, उसमें कर्मचारी की कुर्बानी चाहते हैं, तो पहले उन्हें अपनी गर्दनें भी काटनी पड़ेगी, अन्यथा उनके खिलाफ भी रोष घूमेगा और घूमना शुरू हो रहा है। पेंशन की ही बात करें तो जब एक आदमी 5 बार एमएलए बनता है तो उसकी पेंशन हिमाचल में क्यूमुलेटिव होती है 5 बार। कई भत्ते खुल के बताए 90,000 कितना। सचिवालय में देखिए आप 1 करोड़ की चाय बनती है साल में। और इस सब के बाद जो ऊपर से और नीचे से जो कमीशनें मिलती उसकी तो बात ही नहीं हो रही। जो कई ठेके ले लिए गए हैं नेतागण के द्वारा, या कई कमीशनें अधिकारीगण ले लेते हैं, या कई इस तरह के जो इल्ज़ाम लगते हैं और पता लग जाता है तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो और आपदा प्रबंधन में जो मिसमैनेजमेंट का प्रश्न उन्होंने उठाया कि इतना पैसा वापस चला गया, तो वो भी प्रश्न उठाता है। कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हमारे हिमाचल के शासन व्यवस्था में आ गए हैं, स्टेट की जो हालत फाइनेंशियल रूप से टाइट है, इसकी वजह से अब कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। डेफिनेटली नेता लोग और अधिकारीगण कर्मचारी को स्क्वीज़ करना चाहेंगे। छोटी क्लास के लोग हैं, इनकी क्या हैसियत है डेफिनेटली, और ख़र्चा भी ज़्यादा इकट्ठा बल्क में ज़्यादा है इनका, तो इनको टारगेट किया जाएगा और कर भी रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट चाहे जिन लोगों के चुने प्रतिनिधि कुछ भी कर सकती है, सैलरीज को हाफ भी कर सकती है, परमानेंटली फिक्स भी कर सकती है, उनका अधिकार है, उससे कोई मना नहीं कर सकता जनता के हित के लिए। परंतु जब आप दूसरों पे एक्शन लेंगे तो उनकी तरफ भी सुई घूमेगी, और वो घूमनी शुरू हुई। और जिस तरह से बताया कि किस तरह से एमएलओ के लिए विशाल भवनों का निर्माण वहाँ शिमला में किया जा रहा है, कितने हज़ार करोड़ का खर्चा हो रहा है, रिनोवेशन किए जा रहे हैं मनमर्जी से, बजाय पैसे की बचत के लिए अगर बचत करनी है तो। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सिस्टम में जो फ्लॉ आ गए, विशेषकर नेतागण जो मतलब चुने हुए माननीय हैं या जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनके प्रति एक डाउट पैदा कर रहा है, और जनता में एक रोष फैलेगा। इससे जनता ना भी फैले पर कर्मचारी वर्ग में तो फैल रहा है। जनता हो सकती है कि कर्मचारी को भी दुश्मन के रूप में देखे कि ये साले जो है खुले पैसे अच्छी सैलरी लेते हैं और इनको भी रगड़ो, पता लगना चाहिए इनको। मतलब एक दूसरे की हालत ख़राब करके जो हमें खुशी मिलती है, जनता उसमें खुश रह सकती है। तो ऐसे में एक तरफ से कल्याणकारी राज्य की स्कीमें चलाने की समस्या है, दूसरी तरफ से कर्जा भरने की समस्या है, तीसरी तरफ से कर्मचारियों का जो जायज़ उनकी पेमेंट है वो देने की समस्या है। इस सब के बीच में समाओ गवर्नमेंट फंस गई है, और स्थिति इतनी टाइट है कि कई बार गवर्नमेंट ने आउटसोर्स कर दिए, पीटीए पे रख दिए, और तरीके से भर्तियां कर दी, पर बाद में वो सब संगठित होकर यूनियन बनाकर फिर से गवर्नमेंट से लड़कर कोर्ट के माध्यम से या पॉलिटिकल प्रेशर देकर के पक्के हो जाते हैं, फिर स्टेट के लिए क्लेम करते हैं रिसोर्सेज को। तो जब तक स्टेट लोगों की अपॉइंटमेंट करेगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से करेगा चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करेगा, लोग तो भाई धीरे धीरे संगठित होकर आपसे क्लेम वापस लेंगे,
और नेताओं को देना भी पड़ेगा। जितने लोग संगठित होंगे उनका दबाव नेता की गर्दन पे बढ़ता जाएगा, सरकार की गर्दन पे बढ़ता जाएगा, और यही हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं, और ऐसा ही हो। ऐसे में गवर्नमेंट के पास क्या अपॉर्चुनिटी है तो पॉलिटिकली बड़ी टफ। वो है गवर्नमेंट के पास शायद कि लिबरलाइज करे, प्राइवेटाइज करे, और कई सेक्टर से अपना बिस्तर ही बंद कर दे और उस पूरा छोड़ दे, उसको जो लगे हैं उनको रहने दो, आगे के लिए नया ही कर दे। पर उसमें फिर युवा नाराज हो जाएगा, जो युवा सरकारी जॉब के सपने देख रहा है। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट एक बड़े ही टाइट स्क्वीज में आ गई। ऐसा नहीं कि मंत्रीगण गलत है या सीएम शिप गलत है, नहीं, उनकी भी स्थिति टाइट हो चुकी है, पता लग गया उनको। हाँ, अपनी लग्जरीज पे चाहे कोई हाथ डाले ना डाले, पर मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। वो भी जानते हैं कर्मचारियों को हाथ लगाएंगे तो हाथ तो जलेंगे। जो लैंग्वेज धर्मानी जी ने उस भाषण में दी, माननीय मंत्री जी ने, उसको देखते हुए भी एक रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त आया। सरकार बैकफुट पे गई। सरकार ने जो अब तक कर्मचारियों से बात ही नहीं कर रही थी, दोनों गुटों को बुलाया, स्कूल टीचर्स के साथ अलग से सेटिंग करी, उनको अलग से कर दिया, ताकि ये दिखाया कि सचिवालय के अधिकारी केवल शिमला के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं और वो भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो उनको डिलेजिटिमाइज किया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं संजीव शर्मा जी ने जो बात उठाई, वो कर्मचारी का जो सेंटिमेंट है वो सही है कि गलत वो मैं नहीं पढ़ रहा, उसको टच तो वो कर रहा है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने एक्सपोज किया सिस्टम को, किस तरह से अधिकारी और नेतागण, विशेषकर चुने हुए नेतागण, मंत्रीगण या बड़े पावरफुल नेतागण अपने लिए संसाधनों को खुल के यूज़ कर रहे हैं, ये तो बड़ा डेफिनेटली डीलेजिटिमाइजिंग है। और जब पढ़ी लिखी क्लास शत्रु बनती है नेतागण की, तो बहुत डेंजरस हो जाती है। तो हिमाचल के लिए जो भी है, ये स्थिति अच्छी लग नहीं रही है। और दूसरी तरफ से सरकार निरंतर मजबूर हो रही है, जो वेलफेयर स्कीमें उन्होंने चलाई थी, जो फ्री की सब्सिडियाँ चलाई थी, वो कटने के लिए, और इससे आम जनता भी नाराज़ होगी। तो हिमाचल में अब पॉलिटिकल क्राइसिस तो मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है अभी तो सरकार स्ट्रॉन्ग है, पर एक रिसेंटमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो कि पिछले 1.5 साल में बिल्कुल बात नहीं उठी, सब सेटिस्फाइड थे लोग, और सहानुभूति भी थी कि आते ही इनको बाढ़ का नुकसान हो गया। पर अब कहीं ना कहीं वो टाइम निकल रहा है और रोष बढ़ना शुरू हो गया। पहला बिगुल जो कर्मचारी बजा रहे। धन्यवाद।